लाइव है। लोक कला मंडल उदयपुर के माध्यम से आज हम लोग राजस्थानी लोक नाट्य के एक समृद्ध स्वरूप ख्याल पर बातचीत करेंगे। राजस्थान में लोक नाट्यों की सुदृढ़ परंपरा रही है। लोक नाट्य के कई रूप राजस्थान में देखने को मिलते हैं। ख्याल, रम्मत, पढ़, कठपुतली, तुर्रा कलंगी, गवरी, ये कुछ प्रमुख लोक नाट्य के स्वरूप हैं जो आज़ादी से पहले और भारत को आज़ादी मिलने के पश्चात भी कई वर्षों तक लोक के रंजन का माध्यम बने रहे। इन लोक नाट्य रूपों में लोक की सहज अभिव्यक्ति देखने को मिलती रही और यदि हम लोक नाट्यों को, राजस्थान के लोक नाट्यों को कैटेगराइज करना चाहें तो उनको मैं समझता हूं कि हम 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। एक है अनुष्ठानिक लोक नाट्य, एक है उत्सव के लोक नाट्य और एक है व्यावसायिक लोक नाट्य। जो आज का हमारा विषय है, लोकनाट्य ख्याल, वो अपने प्रारंभ में तो उत्सव का लोक नाट्य रहा, लेकिन कालांतर में वो एक व्यावसायिक लोक नाट्य के रूप में समाज में प्रतिष्ठित हुआ। गायन के क्षेत्र में भी ख्याल शब्द का खासतौर से शास्त्रीय गायन में ख्याल गाया जाता है, लेकिन ये जो राजस्थानी लोक नाट्य ख्याल है वो मूलतः खेल का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो शब्द है ख्याल, वो खेल का परिवर्तित रूप है और जो ख्याल की पुस्तकें प्रकाशित है उनमें भी मारवाड़ी खेल, शेखावाटी खेल ऐसा लिखा मिलता है और ख्याल के कलाकार को भी खिलाड़ी कहा जाता रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि राजस्थानी लोक नाट्य
जो प्रस्तुत किया जाता था उसके लिए ये ख्याल शब्द प्रचलित था। और ख्याल के कई फॉर्मेट थे, अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि इसकी शुरुआत ये मानी जाती है कि 18वीं सदी से समाज में रंजन का एक माध्यम ख्याल सामने आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज़ादी से पहले जो अलग अलग रियासतें थी उनमें अलग अलग कवियों ने, रचनाकारों ने जो रचनाएं की, उन्होंने अपने क्षेत्र का उसे नाम दिया। इसलिए ख्याल को हम राजस्थान के संदर्भ में 3-4 मोटे क्षेत्रों में बांट के देख सकते हैं। जैसे कुचामणी ख्याल, या उसे मारवाड़ी खेल भी कहा जाता रहा है। एक है चिड़ावा ख्याल, जिसे शेखावाटी खेल कहा जाता रहा है। अलवर का ख्याल, अली बख्शी ख्याल। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में रम्मत नाम से भी ख्याल की ही विधा प्रस्तुत की जाती रही है। उसी तरह से कथानक लेके, एक कथानक लेके रचनाकार जैसलमेर की रम्मत, बीकानेर की रम्मत, उस तरह की वो परंपरा ख्याल की है। नाम उसका उस क्षेत्र की रम्मत कहा गया है। उन अलग अलग रचनाकारों ने, या ख्याल के जो अलग अलग स्वरूप हैं, मूलतः उनमें गायकी का अंतर है। सबसे बड़ा अंतर उनकी जो गायकी में अलग अलग रंगतें थी, या नृत्य का कुछ अंतर देखने को मिलता है। शेखावाटी ख्याल में नानूलाल राणा या उसके बाद दूला राणा, ये प्रसिद्ध कलाकार हुए जिन्होंने लिखे भी और प्रस्तुत भी किए ख्याल। अली बख्शी ख्याल अली बख्शी के नाम से ही प्रसिद्ध है। और कुचामणी ख्याल जिसे हम कहते हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान पंडित लच्छीराम का है। उन्होंने जो ख्याल लिखे उसे उन्होंने कुचामणी ख्याल नाम दिया। आज हम मूल रूप से कुचामणी ख्याल पर ही अपनी बातचीत केंद्रित रखेंगे, क्योंकि पंडित लच्छीराम कुचामन रियासत के एक गांव बूढ़सू के रहने वाले थे। और कुचामन के ठाकुर ने उनके रचनात्मक कर्म से प्रभावित होकर उनको सम्मानित भी किया और उनको सहायता भी दी। और वो अपने
रचनात्मक कर्म को कुचामणी ख्याल के नाम से कहते रहे। वो स्वयं रानी का किरदार निभाते थे, रानी की भूमिका निभाते थे। और ऐसा कहा जाता है कि कुचामण के ठाकुर ने, जब वो रानी की भूमिका निभाने के लिए मंच पर आते थे, तब उन्हें सोने के आभूषण पहनने की इजाजत दे रखी थी। और ये भी कहा जाता है कि वो अपनी एक प्रस्तुति का उस समय 700 रुपये मानदेय लेते थे। 700 चांदी के सिक्के। आप समझ सकते हैं कि उनके नाट्य उस समय समाज में कितने लोकप्रिय रहे होंगे कि उनको उस मानदेय पर लोग बुलाते थे। वैसे लोक नाट्यों के बारे में या लोक साहित्य के बारे में ये कहा जाता है कि उसका कोई रचयिता नहीं होता, रचयिता अज्ञात होता है। जो भी लोकगीत हैं, लोक कथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, उसके लिए ये कहा जाता है। लेकिन राजस्थानी लोक नाट्य की एक ये अतिरिक्त विशेषता है कि उसमें लेखक उपस्थित है। वो चाहे नानूलाल राणा हो, दूला राणा हो या लच्छीराम हो, हर ख्याल में उनकी छाप मिलती है। छाप का अर्थ है उस लेखक का होना। जैसे हम सूर, कबीर, तुलसी, मीरा, इनकी रचनाएं पढ़ते हैं तो उनकी रचनाओं में उनकी छाप मिलती है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, या मीरा के भजन में मीरा भई रे दीवानी, या सूर के भजन में सूर का नाम आता है पद में, वही उसकी छाप है। तो उसी तरह से राजस्थानी लोक नाट्य में, खास तौर से ख्याल में, दूसरे लोक नाट्यों में ये नहीं है। ख्याल में ये विशेषता देखने को मिलती है कि वहां रचयिता अज्ञात नहीं है, ज्ञात है। कुचामणी ख्याल राजस्थान में तो प्रसिद्ध था ही, राजस्थान से बाहर भी इस नाट्य स्वरूप की प्रतिष्ठा थी। और मैंने देखा है कि भारत के अन्य हिस्सों में भी संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के माध्यम से या जो सांस्कृतिक केंद्र सरकार ने अलग अलग जगह बनाए, उनके माध्यम से राजस्थानी लोकनाट्य कुचामणी ख्याल की प्रस्तुतियां लोगों को देखने को मिलती रही है। कुचामणी ख्याल को जो प्रतिष्ठा मिली, उसमें बड़ा योगदान उनके कलाकारों का है। ऐसे ही कुछ कलाकार थे, उगमराज खिलाड़ी, जो रानी की भूमिका निभाते थे, या बंशीलाल खिलाड़ी, जो राजा की भूमिका निभाते थे, पुखराज खिलाड़ी, जो विदूषक की भूमिका में आते थे, हरज्ञान खिलाड़ी, महबूब खिलाड़ी, छोटा उगमराज,
कानाराम जाट, ये ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से इस लोकनाट्य विधा को ऊंचाई प्रदान की और समाज में एक कलाकार के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। अब ख्याल को अगर हम देखें तो उसके दो तीन हिस्से किए जा सकते हैं उसको समझने के लिए। एक है उसका कथा स्वरूप, आलेख। एक है उसकी प्रस्तुति, और प्रस्तुति के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व जुड़ा हुआ है वो है उसका संगीत और नृत्य। इसलिए कुचामणी ख्याल के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि हम बगैर रामा किशन जी के, जो नगाड़ा वादक थे, हम कुचामणी ख्याल की कल्पना नहीं कर सकते। बंशीलाल खिलाड़ी, उगमराज, पुखराज और रामा किशन, इन चारों के योग से जो प्रस्तुति निखर कर प्रेक्षकों के सामने आती थी तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। हमारे शहर जोधपुर में तो मैंने यहां तक सुना है कि एक ऐसा भी समय था कि जब उगमराज का खेल जोधपुर में प्रस्तुत किया जाता था तो जो सिनेमा के लास्ट शोज हैं वो उन दिनों बंद कर दिए जाते थे। अर्थात उसकी इतनी पॉपुलैरिटी थी, लोकप्रियता इतनी थी कि लोग सिनेमा की बजाय उगमराज के खेल को देखना पसंद करते थे। और उगमराज स्वयं जब रानी की भूमिका में मंच पर प्रस्तुत होते थे तो जो लोग नहीं जानते हैं उगमराज को, उनको लगता था कि ये स्त्री ही रानी के रूप में अभिनय कर रही है, जबकि वो पुरुष उगमराज स्त्री की भूमिका निभाते थे। और इस सुंदरता से, स्त्री के तमाम हाव भाव के साथ उसके बोलने का लहजा इतना उगमराज ने साध रखा था कि देखने वाले को ये पता ही नहीं चलता कि जो अभिनेता सामने स्त्री की भूमिका कर रहा है वो स्त्री नहीं पुरुष है। यहां अगर हम लोकनाट्य और नाट्य धर्मी, ये जो नाट्य शास्त्र में नाट्य के दो भेद किए गए हैं उस पर गौर करें तो हमें ये देखकर आश्चर्य होगा कि जो नाट्य धर्मी स्वरूप नाट्य शास्त्र में दिखाया गया है, राजस्थानी लोक नाट्य ख्याल उसी को रिप्रेजेंट करता है। यानी वो लोक धर्मी स्वरूप नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि नाट्य शास्त्र की जो परंपरा प्राचीन समय में रही और संस्कृत भाषा के समाज से च्युत हो जाने के बाद जो लोक भाषाएं खड़ी हुई समाज में, उन्होंने
नाट्य शास्त्र के स्वरूप को ही लोक भाषाओं में प्रस्तुत करने का कार्य किया। तो अधिकांश तत्व जो हैं लोक नाट्य में, वो मूलतः नाट्य धर्मी तत्व है। जैसे हम ये मानते रहे हैं कि लोक नाट्य में पुरुष स्त्री की भूमिका निभाता है, जबकि नाट्य धर्मिता ये कहती है कि यदि नाट्य में पुरुष स्त्री की भूमिका निभाता है तो वो नाट्य धर्मी प्रस्तुति है, जबकि लोक धर्मी प्रस्तुति में पुरुष पुरुष की भूमिका निभाएगा, स्त्री स्त्री की भूमिका निभाएगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम लोक नाट्य के स्वरूप को जिस तरह से समझते रहे हैं, नाट्य शास्त्र उसको एक दूसरे स्तर पर हमारे सामने प्रस्तुत करता है और वो उसका नाट्य धर्मी रूप है। नाट्य शास्त्र ये कहता है कि जो लोक धर्मी है नाट्य का स्वरूप, वहां आंगिक अभिनय नहीं होता, सहजता उसका गुण माना जाता है। जैसे हम जब बाबूजी की पढ़ पर चर्चा करेंगे तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, वो लोक नाट्य लोक धर्मी स्वरूप है जिसमें आंगिकता नहीं है। लेकिन लोकनाट्य ख्याल तो नृत्य की परंपरा को संभाले खड़ा है और नृत्य में आंगिकता आएगी ही, लीला प्रदर्शन होगा ही। तो लोक धर्मी स्वरूप जो है वो सिर्फ एक ही बात कहता है, सहज, लोक के स्वभाव को सहजता के साथ जहां प्रस्तुत किया जाए, और उस बात पर वो जोर देता है कि आंगिकता रहित हो। तो उस रूप में यदि हम देखें तो लोक नाट्य ख्याल जो है वो नाट्य धर्मी स्वरूप को प्रस्तुत करता है। उसको हम लोक नाट्य की श्रेणी में समाहित किए बैठे हैं, लेकिन यदि हम नाट्य शास्त्र की परंपरा को देखें तो वो नाट्य धर्मी परंपरा को पुष्ट करता है। और कुछ तत्व हैं जो उस नाट्य धर्मिता को प्रस्तुत करते हैं। जैसे जब हम नाट्य शास्त्र पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो नाट्य धर्मी तत्व हैं उसमें यह है कि जहाँ प्रस्तुति की जाती है वहाँ जर्जर की स्थापना होती है। जर्जर अर्थात इंद्र का ध्वज, जिसे इंद्र ने प्रथम प्रस्तुति के कलाकारों को प्रस्तुति के अंदर विघ्न पैदा करने वाले असुरों को मारकर कलाकारों को प्रदान किया। क्योंकि इंद्र ने विघ्न करने वालों को जर्जर कर दिया अपने उस ध्वज से, इसलिए उसका नाम ही जर्जर रख दिया। और जो संस्कृत ट्रेडिशन रही है नाट्य प्रस्तुत करने की, उसमें पूर्व रंग के अंतर्गत ध्वज की स्थापना की जाती रही है।
आज भी अगर संस्कृत ट्रेडिशन में कोई नाट्य प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ ध्वज की स्थापना होती है, उसके बाद कथा प्रारंभ की जाती है। इसी तत्व को राजस्थानी लोक नाट्यों ने, खास तौर से ख्याल के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, कुचामनी ख्याल, उन्होंने उस तत्व को ग्रहण किया और जहाँ ख्याल प्रस्तुत किया जाना होता है उस स्थान पर एक डंडा रोपा जाता है, जिसे झंडा रोपना भी कहते हैं और कुछ डांडा रोपना भी कहते हैं। ये है वही स्वरूप जो जर्जर का स्वरूप है, उसी को लोक ने इस तरह से डांडा रोपना कहकर उस झंडे की स्थापना लोक में प्रारंभ की। इसलिए ये फिर पुष्ट होता है, इसकी पुष्टि होती है कि जो संस्कृत की समृद्ध नाट्य परंपरा है वही उस भाषा के समाज से च्युत होने के बाद जो देशी भाषाएं समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी, उन भाषाओं में जो साहित्य और कलाएं प्रकट होने लगे, उसमें नाट्य शास्त्र के उन तत्वों को इस तरह से समाहित किया गया। तो लोक नाट्य कुचामनी ख्याल में भी ये जो ध्वज की अवधारणा है उसे वहाँ पूरा किया जाता है और उसके बाद अचानक से खेल शुरू नहीं होता है। वहाँ भी पूर्व रंग का एक विधान है। सबसे पहले सफाई करने वाला आता है, वो आके मंच की सफाई करता है नृत्य के साथ, गायन के साथ। उसके बाद भिश्ती आता है, वो पानी का छिड़काव करता है। ये सब माइम है, लेकिन ये नाट्य प्रारंभ होने से पहले की अवस्थाओं को प्रदर्शित किया जाना है। कुछ दल उसके बाद पुष्प उस मंच पर बिछाते हैं, उसको भी नृत्य के माध्यम से प्रकट किया जाता रहा है। इतना सब होने के बाद सूत्रधार का प्रवेश होता है। सूत्रधार अपना परिचय गाकर देता है। इसलिए कुचामनी ख्याल में किसी भी कलाकार के लिए ये आवश्यक है कि उसे गाना आना चाहिए और उसे नृत्य आना चाहिए। ये भी फिर मैं कहता हूँ, ये हमारी जो समृद्ध नाट्य शास्त्र की परंपरा रही है, जिसमें नट के लिए गायन और नृत्य अनिवार्य माना गया है, ये उसी परंपरा को लोक में प्रकट करते हैं। क्योंकि कुचामनी ख्याल में जो भी मुख्य कलाकार मंच पर आता है तो सबसे पहले अपना परिचय देता है। वो चाहे नायक राजा हो या नायिका रानी हो या कोई विशेष उनका सहयोगी चरित्र हो जो महत्वपूर्ण हो उस कथानक में, वो अपना परिचय स्वयं देते हैं, गाकर देते हैं और गाने के साथ नृत्य करते हैं। नृत्य की अपनी शैली है, उस शैली से ही इन ख्यालों का ये जो स्वरूप है उसका
भेद प्रकट होता है। और जो जितना अच्छा गाने वाला है, जितना अच्छा नृत्य करने वाला कलाकार है, उस नाट्य दल की उतनी ही समाज में प्रतिष्ठा होती थी। जिस नाट्य दल के पास अच्छे खिलाड़ी होते थे, उन्हें प्रस्तुति के अवसर ज़्यादा मिलते थे। पहले तो वो अलग अलग उत्सवों पर प्रस्तुतियां होती थी, लेकिन बाद में कुचामनी ख्याल की प्रस्तुतियां अधिकांश जो राजस्थान में पशु मेले आयोजित होते रहे हैं, वहां उनकी प्रस्तुतियां होती थी। और उन प्रस्तुतियों को करवाने वाला फिर एक ठेकेदार होता था, जो एक निश्चित राशि पर शो उस मंडली को बुलाता था। इसके साथ ही जब वो मंडलियां अपने स्तर पे भी प्रस्तुत करती थी अपनी प्रस्तुतियां, तो अपनी आर्थिक कमी को पूरा करने के लिए प्रस्तुति के बीच में भी ऐसे अवसर निकाल लिए जाते थे जिसके माध्यम से दर्शक उनको कुछ पैसा भेंट करे। जैसे आरती घुमाई जाती थी, प्रस्तुति के बीच में ही प्रस्तुति रोक के आरती घुमाई जाती थी, और आरती में हर व्यक्ति अपनी हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ पैसा उसमें डालता था। या जैसे उगमराज को मैंने देखा है कि जब वो एंट्री लेते थे रानी के रूप में, तो वो अपने हाथ में 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का नोट पकड़कर ही ऐसे करके एंट्री लेते थे। और वो किसी एक व्यक्ति का जो उस प्रस्तुति में उपस्थित होता था, उसका नाम लेके ये कहते थे कि इन्होंने मुझे ये पैसा दिया है और इस प्रस्तुति की हौसला अफजाई की है। तो उस होड़ में भी कई लोग ख्याल के कलाकारों को बुला के पैसा देते थे और अपना नाम बताते थे, जिसका जिक्र वो मंच से करता था। फला आदमी ने दिया रुपया, भल भल वारी जाऊं। तो इस तरह से असल में दल का जो आर्थिक पक्ष है उसको मजबूत करने के लिए ये तरीके ये लोकनाट्य के दल अपनाते रहते थे। आज के समय में यदि हम देखें तो क्योंकि लोकनाट्य की स्थिति लगभग अब समाज में अच्छी दशा में नहीं है। आजादी के बाद मनोरंजन के अन्य इतने साधन समाज के सामने उपस्थित हो गए कि ये जो हमारी विरासत है उस पर संकट खड़ा हो गया। हम लोग अक्सर इस मामले में सरकार से मांग करते हैं कि सरकार उसका संरक्षण करे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि लोक को संरक्षण लोक ही देता है। इसलिए हमारा आह्वान लोक से होना चाहिए, लोक समाज से होना चाहिए कि वो उसके रंजन का माध्यम है।
आज भी कई गांवों में जैसे रामलीलाएं होती है और अपने स्तर पे गांव वाले उसे करते हैं, तो मदद कौन करता है? वो लोक समाज। वो वहीं पे अपने स्तर पे सारी चीजें जुटाते हैं और प्रस्तुति कर देते हैं, और फिर वर्ष पर्यंत, साल भर उसकी बाट देखते हैं कि फिर कब ये अवसर आएगा जब ये कलाकार फिर अपनी उस भूमिका में समाज के सामने प्रस्तुत होंगे, और उस भूमिका के कारण उनको प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी। लोकनाट्य ख्याल की एक और विशेषता है कि उसमें भाग लेने वाले कलाकार अलग अलग जातियों के होते हैं। और जाति भेद वहां नहीं है, सभी एक जैसा खाना खाते हैं, जो वह बनता है, बनाने वाले भी वही लोग होते हैं, सभी मिल बैठ के खाना खाते हैं। तो सामाजिक सौहार्द जो है, इन लोक नाट्य की परंपरा में हम उन्हें इस माध्यम से भी जांच सकते हैं कि वो सामाजिक समरसता बढ़ाने का काम करते हैं। लोकनाट्य ख्याल जो है वो क्या प्रस्तुत करते हैं? जो हमारे जीवन मूल्य हैं, उनकी प्रस्तुति उन कथानकों के माध्यम से की जाती रही है। इसलिए उनके कथानक या तो पौराणिक चरित्र होते हैं या ऐसे ऐतिहासिक चरित्र जिन्होंने अपने कर्म से लोक नायक का पद प्राप्त कर लिया, वो चरित्र होते हैं। या सामाजिक कुरीतियों पर कई ख्यालों में ख्याल केंद्रित ही उस पे, जैसे बाल विवाह, अनमेल विवाह, ये ऐसे विषय कुछ ख्यालों में देखने को मिलते हैं जो केंद्रित है उस पे। अन्यथा ख्याल में एक चरित्र ऐसा होता है जो उस पूरी प्रस्तुति को समसामयिक बना देता है, वर्तमान से जोड़ देता है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि उस चरित्र का आलेख में कहीं जिक्र नहीं होता, और वो चरित्र है विदूषक का चरित्र। एक अंतर जो नाट्य की शास्त्रीय परंपरा और नाट्य की जो लोक परंपरा है उसमें यहां देखने को मिलता है। हमारी जो शास्त्रीय परंपरा रही है लोक नाट्य की, संस्कृत नाट्यों की, उसमें नायक का मित्र होता है जो विदूषक होता है और ब्राह्मण होता है, और अधिकांशतः उसको पेटू दिखाया जाता है, बहुत खाना वाला, हर समय भूख रहती है, उसको कुछ खाना है। लेकिन वहां भी वो पूरे कथानक पर कमेंट करता रहता है, और लोक नाट्य, खासतौर से कुचामणी ख्याल के संदर्भ में मैं यदि बात करूं तो वहां लोक नाट्य में जो ये विदूषक है वो
नाई होता है, जो बहुत चतुर होता है, वाक चातुर्य उसका गुण है, जो नायक का मित्र होता है और जो पूरे कार्य पर जो घटित हो रहा है मंच पर उस पर कमेंट करता है, और वो कमेंट एक तरह से आम आदमी का कमेंट होता है, और इस तरह से वो उस पूरी प्रस्तुति को समसामयिक बना देता है। आज के संदर्भ में यदि कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ है और यदि लोकनाट्य ख्याल कहीं प्रस्तुत किया जा रहा है तो पता लगेगा कि उस महत्वपूर्ण घटना का जिक्र वो विदूषक किसी न किसी बहाने से उस प्रस्तुति में कहीं कर ही देता है। और उस विदूषक का इतना महत्व होता है। कुचामणी ख्याल में पुखराज खिलाड़ी जो विदूषक की भूमिका निभाता था, मैंने कई प्रस्तुतियों में ये देखा है कि यदि किसी दिन पुखराज प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं तो कई दर्शक लौट जाते थे कि नहीं, खेल का आनंद तो वहीं से आता है। जैसा मैंने पूर्व में कहा, आलेख में किसी विदूषक का रेफरेंस नहीं होता है, लेकिन प्रस्तुति में ऐसे इंटरल्यूड्स जोड़े जाते हैं जहां वो विदूषक अपनी भूमिका के माध्यम से उस प्रस्तुति को रोचक बना देता है, उस मोनोटोनी को तोड़ता है। दर्शकों के साथ उस विदूषक के कारण एक सीधा सहज संवाद संभव हो पाता है, और उसमें वो सामाजिक कुरीतियों पर चोट करता है। ये विशेष बात है, और जिसका ऑडियंस दिल खोलकर स्वागत करती है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि वो विदूषक समाज की नब्ज पहचानने वाला होता है। जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा विषय तो वही होगा। जैसे वचनबद्धता, आज जिसे हम राजस्थानी संस्कृति के विशिष्ट तत्वों के रूप में जानते हैं, वो अधिकांश तत्व लोकनाट्य ख्याल में देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहला है वो है वचनबद्धता, यानी आपने वचन दिया और उस वचन की पालना में आप अपनी जान देने को तैयार हैं। दूसरा है शरणागत की रक्षा। यदि कोई नायक की शरण में आया है तो नायक अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करेगा। इसलिए ऐसे कथानक चुने जाते थे पौराणिक या ऐतिहासिक चरित्रों के, जिनके माध्यम से इन तत्वों को दर्शक तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। नायक वीर होता था, लेकिन मर्यादित होता था। धर्म की रक्षा करना, स्त्री की रक्षा करना, गौ की रक्षा करना, ये उसके कर्तव्य माने जाते थे।
वो लंपटता के विरुद्ध होता था, वो प्रेमी होता था, लेकिन सामाजिक स्वीकृति की प्रतिष्ठा के लिए तत्पर रहता था। इस तरह के कथानक लोकनाट्य ख्याल के माध्यम से तत्कालीन समाज के सामने प्रस्तुत किए जाते रहे। कालांतर में, यानी पिछले अगर मैं 20-30 साल की बात करूं, तो राजस्थानी लोकनाट्यों पर बहुत बड़ा संकट देखने को मिलता है। एक तो कारण उसका ये है कि रंजन के कई माध्यम अब समाज के सामने उपलब्ध हैं। दूसरा एक कारण ये भी है कि ये लोक नाट्य जो हैं वो अपने आप को रिवाइव नहीं करते, नहीं कर पाए। इसलिए ऑडियंस को एक स्तर पे ये लगता है कि नहीं, ये हमारी बात नहीं हो रही है। तो वो उससे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाता। फिर तीसरी समस्या ये कि चूंकि प्रदर्शन नियमित नहीं होते हैं, इसलिए वेशभूषा के स्तर पर, रूप सज्जा के स्तर पर जो आधुनिक समय में एक से एक सुंदर चीजें देखने को मिलती है, वो दल उसके साथ न्याय नहीं कर पाते। तो देखने वाले को उसका जो सुंदर पक्ष है उसमें कहीं कमी दिखती है। आज भी गायन या नृत्य के स्तर पर ये लोकनाट्य कहीं कमजोर नहीं पड़ते। आज भी ऐसे कुछ झुंझारू लोग हैं जो इन विधाओं को पुनर्नवा करने का प्रयास करने में लगे हुए हैं, नई पीढ़ी को सक्रिय कर रहे हैं। लेकिन संकट तो है। राजस्थान में अगर मैं देखूं तो तुर्रा कलंगी लगभग लुप्त होने के कगार पर है, रावणों की रम्मत लगभग लुप्त हो चुकी है, बाबूजी की पढ़ लगभग लुप्त हो चुकी है, और ये जो सबसे समृद्ध लोकनाट्य स्वरूप ख्याल, ये भी अब उसी संकट को झेल रहा है। मैं समझता हूं कि हमारा ये ध्येय होना चाहिए कि हम अपनी इस विरासत को किस तरह से बचा सकते हैं। उसके लिए हम जो लोक कलाओं के, लोक संगीत के, लोक नाट्यों के, लोक साहित्य के प्रेमी जन हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ये विरासत बची रहे और समाज का
सक्रिय हिस्सा बनी रहे। धन्यवाद।